नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट 25 जो आपके पाठ जैव प्रक्रम से ली गई है। और बच्चे, आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार पौधों में श्वसन होता है। ठीक है, हमने अपनी पिछली वर्कशीट में पढ़ा था किस प्रकार मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया होती है। आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार पौधों में श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चे, जैसे हम पढ़ चुके हैं वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। वायवीय में जब ऑक्सीजन, जब श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल हो ताकि वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण कर सकें। सभी हरे पौधे कोशिकीय श्वसन द्वारा सांस लेते हैं। सभी हरे पौधे किसके द्वारा सांस लेते हैं? कोशिकीय श्वसन द्वारा सांस लेते हैं। आइए अब जाने पौधों में श्वसन होता कैसे है। पौधे गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं? रंध्र द्वारा। बेटा, पौधे की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, जिनको स्टोमेटा, रंध्र कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान कौन सी विधि द्वारा होता है? विसरण की विधि द्वारा होता है। ठीक है, जो पौधे की कोशिकाएं होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा। अंतःकोशिकीय स्थान यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक कोशिका वायु के संपर्क में हो। तो पौधे के भाग में जो अंतरकोश के स्थान होते हैं वह इस बात को ज़रूर सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनका प्रत्येक भाग जो है वो प्रत्येक कोशिका का भाग वायु के संपर्क में हो। पत्ती में स्टोमेटा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, और कठोर एवं काष्ठ तने में लेंटिसेल्स श्वसन अंग है। बेटा, ये 1 मार्कर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि पत्ती में, मतलब पौधों में श्वसन कहाँ पे होता है और किसके द्वारा होता है? तो पौधों में श्वसन अगर पत्ती की बात करें तो पत्ती में क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। और कठोर और काष्ठ तने में क्या होते हैं? लेंटिसेल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? श्वसन अंग भी कहते हैं। पत्ती में स्टोमेटा और काष्ठ और लेंटिस, जो काष्ठ और कठोर तने होते हैं उनमें लेंटिसेल द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है पौधों में। ओके, अब देखिए बेटा, पौधे में श्वसन की प्रक्रिया को पढ़ते हैं। ठीक है, पौधे का प्रतीक, बेटा ये आपके रंध्र हैं। ये देखिए, ये बंद रंध्र का चित्र है और ये खुला हुआ रंध्र है। ठीक है, ये आप चित्र अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करेंगे, चित्र आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पौधे के प्रत्येक भाग श्वसन करता है, परंतु इसका मुख्य श्वसन अंग कौन कौन सा है? पत्ती। रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। बेटा, ये जो रंध्र आपको, ये जो स्टोमेटा बताए गए हैं, इन्हीं की मदद से पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों साथ साथ होते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण इन दोनों प्रक्रमों में अधिक तीव्रता से होता है। बेटा, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों तीव्रता से होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं, पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया श्वसन की प्रक्रिया से अधिक तीव्रता से होती है। दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। पत्तियों में वातावरण से रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और विसरण द्वारा ऑक्सीजन बाहर आती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, दिन के समय में कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की। और इन रंध्रों के द्वारा, जो खुले हुए रंध्र होते हैं, रंध्रों के द्वारा क्या अंदर जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? वातावरण से इन रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है विसरण के द्वारा। ठीक है, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ध्यान रखिएगा, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी अवेलेबल नहीं होता। पत्तियों में रंध्रों से ऑक्सीजन विसरण द्वारा प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बाहर आते हैं। और रात के समय क्या होता है?
पत्तियों के मतलब रंध्रों में भी क्या जाती है, ऑक्सीजन विसरण द्वारा अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर आते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे वो आपको क्या कह रहा है, ये मैंने अपनी लास्ट वाली वर्कशीट में भी आपको बताया था। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जंतु जल में विलय ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। बेटा देखिए, जो स्थल में रहने वाले जैसे हम लोग हैं या और दूसरे जीव जंतु हैं, वह सब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन जो जलीय जीव हैं जैसे आपकी मछलियाँ, वो तो सिर्फ जल में ही उपस्थित हैं, तो जल में उपस्थित सिर्फ जो ऑक्सीजन होगी उसी से ही, जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होगी वह सिर्फ उसी का ही उपयोग कर सकते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक है। बिल्कुल सही बात है, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसकी मात्रा क्या है, अधिक है, एज कंपेयर टू जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है। अतः इसका क्या इफेक्ट आता है, जो स्थलीय जंतुओं को तीव्रता से श्वसन लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनके पास वातावरण में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है। लेकिन जो जलीय जंतु होते हैं उनको ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से श्वास लेने की आवश्यकता होती है। बेटे ये मैंने आपको पिछली वाली वर्कशीट में भी समझाया था कि जो जलीय जीव होते हैं उनका श्वसन दर अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक है, इसलिए उनको अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए श्वसन की दर मतलब जल्दी जल्दी तीव्रता के साथ श्वास लेने होते हैं। ठीक है, इसलिए उनका श्वसन दर क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण के लिए मछली का इन्होंने दे रखा है, मछली में श्वसन किस प्रकार होता है। मछली में जो श्वसन अंग होते हैं वो बेटा होते हैं गिल्स। गिल्स गैसों का आदान प्रदान के लिए रुधिर नलिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, जो गिल्स होते हैं उनको किसके द्वारा जोड़ दिया जाता है गैसों के आदान प्रदान के लिए, रुधिर नलिकाओं के द्वारा। तो गिल्स जलीय जंतुओं को जल में विलय ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जो गिल्स मछली के अंदर अवेलेबल होते हैं बेटा, वो उसको सहायता करते हैं जो जल में उपस्थित ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण करने में। और ये गिल्स निरंतर गतिमान रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं और मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे गिल्स तक पहुंचाती है। ठीक है, जिसको गिल्स को बेटा हम क्लोम भी कहते हैं। ओके, जो मछली में क्या होता है, गिल्स उपस्थित होते हैं जो निरंतर गतिमान होते हैं। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक इसे कहाँ पहुंचाती है, गिल्स तक पहुंचाती है। जैसे ही जल जो होता है वो गिल्स तक जाता है, गिल्स की पतली भित्ति के संपर्क में आता है, वो विलय ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाती है, सीधे सीधे रुधिर नलिकाओं में ले लेती है और मछली के शरीर की विभिन्न कोशिकाओं एवं ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है। कौन, रुधिर नलिकाएं। ठीक है, श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा वापस गिल से बाहर जल में फेंक दिया जाता है और जो श्वसन की प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो वापस आती है गिल्स के थ्रू, गिल्स तक, और गिल्स के थ्रू वो बाहर जल में फेंक दी जाती है, जल में छोड़ दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आगे देखिए बेटा, श्वसन सतह के लक्षण, यह पतली होनी चाहिए। ठीक है, जिस भी सतह से श्वसन की दर होनी है वह कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। यह श्वसनीय गैसों के लिए परागम्य होनी चाहिए। जो भी गैसें, कौन कौन सी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यह उनको अपने में से आने जाने दे। इसका ये मतलब है परागम्य होनी चाहिए, मतलब अपने में से आने जाने दे। यह जल या श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए, यह ड्राई नहीं होनी चाहिए बेटा, यह नम होनी चाहिए। इसका सतही क्षेत्रफल अधिक, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने अपनी पिछली वाली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि हमारे जो श्वसन तंत्र होता है बेटा, उसको मैंने बना के भी दिखाया अपनी एक वीडियो में, और मैं उम्मीद करूँगी सभी बच्चे उसको प्रैक्टिस भी करें। बेटा जो श्वसन तंत्र है उसमें जो कूपिकाएं होती हैं, जिनको हम एल्वोलाई भी कहते हैं, वो क्या करती है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर भी यही, उनका बेसिक फंक्शन भी यही होता है कि वो सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, गैसों का विनिमय बहुत
अधिक होता है, मतलब अच्छे से होता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चे जो आपका ये श्वसन सतह के जो लक्षण है उसमें एक और क्या आता है कि उसका जो सतही क्षेत्रफल है वो अधिक होना चाहिए, ताकि श्वसन अच्छे से हो सके, श्वसन की दर सही तरीके से हो सके। यह परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वायु या जल के संपर्क में रहना चाहिए, और यह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वायु के कांटेक्ट, मतलब वायु के संपर्क में रहेगा तभी तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तो बच्चे ये हैं आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ बहुत सिंपल है बच्चे और अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब अभ्यास के प्रश्न करते हैं। पौधों में श्वसन अंग का नाम बताइए। अब आप बताइए पौधों में श्वसन अंग का नाम। पौधों में श्वसन अंग किसको कहते हैं? रंध्र। ठीक है, आप इनका चित्र भी बनाएंगे दोनों का। ठीक है, और पौधों का वह अंग जो गैस के आदान प्रदान में सहायता करता है उसका चित्र भी बनाइए। तो आपको रंध्र का चित्र भी बनाना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट का आंसर ये है आपका। ठीक है, पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं? तो अब आप बताइए पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं? पौधों का जो प्रत्येक भाग होता है बेटा वो श्वसन करता है, मुख्य रूप से पत्ती में उपस्थित क्या? रंध्र। तो जो आप इसको यहाँ से अपना ये आंसर लिख सकते हैं, पत्ती में स्ट्रोमेटा तथा कठोर और काश तने में लेंटिसिल्स श्वसन अंग हैं। तो ये आपका किस प्रकार सांस लेते हैं? पौधे का प्रत्येक भाग सांस लेता है, पत्ती में उपस्थित रंध्र क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्या पौधे रात के समय सांस लेते हैं? हाँ, पौधे रात के समय सांस लेते हैं। हमने यही तो पढ़ा है अभी अभी कि पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो ऑक्सीजन क्या क्या करते हैं? विसरण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक है, मछली किस प्रकार सांस लेती है बेटा? तो मछली में ये सारा बच्चे आपको बता रखा है। मछली के उसमें क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। गिल्स किसके साथ अटैच होते हैं? रुधिर नलिकाओं के साथ अटैच होते हैं। जलीय जंतुओं में जल जो होता है बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। यह निरंतर गतिमान रहते हैं। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और उसको बलपूर्वक गिल्स तक पहुंचाती है, और जैसे ही यह जल जो है गिल्स की पतली भित्ति के संपर्क में आता है, ये तो इसका विलय ऑक्सीजन रुधिर नलिकाओं तक ले जाता है और मछली के पूरे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है, तो इस प्रकार मछली जो है वो क्या करती है? सांस लेती है। ठीक है, और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो वापस किसकी तरफ आ जाती है? गिल्स की तरफ आ जाती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन बेटा। श्वसन सतह के तीन लक्षणों का आप कोई भी 3 लक्षण इसमें से लिख सकते हैं कि इसकी यह पतली होनी चाहिए, इसका सतही क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, यह परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जल के या वायु के संपर्क में होनी चाहिए, यह जल या श्लेष्म द्वारा नम रहनी चाहिए। कोई भी आप इसमें से 3 लक्षण लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चे आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई है तो फटाफट से अपनी वर्कशीट कंप्लीट करो और अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को सेंड करिए, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। टेक केयर बच्चे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम। गुड बाय बेटा।